नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको दो टॉपिक कवर करके दूंगा, एक जनजाति कला या लोक कला और साथ ही साथ लोक चित्रकारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दो टॉपिक को मर्ज करके संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो भी छात्र सीजीपीएससी या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे व्यापम हो गया, एसआई परीक्षा हो गया, जो भी परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गया, उसमें छत्तीसगढ़ के जीएस का सेक्शन रहता ही है। ठीक है, और जैसे कि बाकी एग्जाम में हम इंडियन जीएस का भी पोर्शन देखते हैं, मैथ्स रीजनिंग का भी पोर्शन देखते हैं, सभी को मिलाकर छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस और मैथ्स और रीजनिंग मतलब सी सेट, सभी को मिलाकर एक बैच का अनाउंसमेंट हम 1 तारीख को किए थे, 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन, जो था फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। देखो एग्जाम जो भी होगा, खैर अभी तो पेंडिंग है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा चल रहा है अभी कोर्ट में और सरकार के बीच में। तो जैसे ही क्योंकि छात्रों की तरफ से मांग भी है सरकार से या जो भी है कि जल्द से जल्द वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो संभावना है कि ज़्यादा दिन तक ये वैकेंसी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन आपको तैयारी जारी रखनी है। तो जितने भी समय बचे एग्जाम के लिए, 2 महीने 3 महीने, उसमें आप अपने रिवीजन जो है पूरी तरीके से कर सकें, इस उद्देश्य से लेकर आपके लिए ये बैच हम लेके आए हैं, जिसको बोला जा रहा है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। ठीक है, क्रैश कोर्स जैसा होगा, 3 महीने के लिए आपका रिवीजन का पूरा कोर्स डिजाइन किया जाएगा। आपको इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, सो दैट अपने टाइम टेबल के अनुसार इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हुए आप अपने संपूर्ण रिवीजन को कर सके। छत्तीसगढ़ जीएस कंप्लीट, इंडियन जीएस कंप्लीट प्लस मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, प्लस इस बार ये भी किया गया है कि इसमें आपको समन्वय सीरीज 3.0 भी दिया जा रहा है। मतलब देखो कि रिवीजन किया हमने 3 महीने, उसके बाद का क्या, उसके बाद भी हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम हमको फाइट करने पड़े, तो अगले सेशन के लिए भी, मतलब ये 3 महीने के बाद के अगले सेशन, मतलब पूरे 1 साल 12 महीने के लिए भी आपको समन्वय सीरीज 3.0 प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट सेशन में जो भी फ्रेश क्लासेस, लाइव क्लासेस चलेंगी वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो भी लाइव क्लासेस चलेंगी वो नए सिरे से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो 3 महीने का रिवीजन प्लस अगले साल का, मतलब पूरा 12 महीने का आपका समन्वय सीरीज, सभी विषय को लेकर आपको ये सीरीज दी जा रही है। टोटल वैलिडिटी हो जाएगी, देखो इसकी 3 महीने की, उसकी 12 महीने की, कुल 15 महीने की वैलिडिटी। ध्यान रखें, 15 महीने की वैलिडिटी दोस्तों इसकी होगी। ठीक है, इसकी 3 महीने की, इसकी 15 महीने की, टोटल, सॉरी माफ करो, 12 महीने की, तो टोटल आपकी 15 महीने की वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक, और ये आपको दिया जा रहा है 2999 में, 2999 में दिया जा रहा है, 2999। लेकिन अभी चूंकि ये कोर्स नया लॉन्च किए, ऊपर से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम 30% का ऑफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। 3 दिन का ऑफ रखा था, 1 2 3, आज 3 तारीख है, लेकिन इस कोर्स को लेकर हमने ये ऑफर 4 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। मतलब टोटल 7 दिनों के लिए हम ये आपके लिए 30% डिस्काउंट पे ये कोर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा CG स्टेट 30। वो कूपन वहां पर आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली, कूपन लगा देना है आपको, इंस्टेंट इस पे भी 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 15 महीने की वैलिडिटी, कंटेंट वगैरह सब आपको दिया जाएगा, PDF सब कुछ। ठीक है, और 1 नवंबर से ये बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसपे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पे, जो होगा लोक चित्रकला और जनजातीय कलाएं। चलिए, तो पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ी लोक चित्रकला। ओके, छत्तीसगढ़ी लोक चित्रकला। जो भी आपके डाउट होंगे, जो लाइव जुड़े हैं सभी सही है। ठीक है, चलो, तो छत्तीसगढ़ी लोक चित्रकला की बात कर रहे हैं, पूरा फोटो के साथ, इमेज के साथ आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले देखो चौक, चौक पूर्णा बोलते हैं ना, चौक पूर्णा देखो ये चावल के आटे से बनाते हैं, राइट, इसको चौक पूर्णा बोलते हैं। ठीक, तो चौक पूर्णा मतलब एक तरीके से रंगोली, चौक पूर्णा का मतलब एक तरीके से रंगोली भी होता है। कलर भरे नहीं भरे अलग है, लेकिन चौक पूर्णा का बेसिकली मतलब जो ये चावल के आटे से ये बना रहे हैं जो हम चित्रकारी, इसको चौक पूर्णा बोलते हैं, चौक बोलते हैं। ठीक है, रंगोली होता है एक प्रकार का। आइए देखते हैं, गोबर की लिपाई पर भीगे चावल के घोल से चौक पूरा या माड़ना किया जाता है। सूखे आटे से भी किया जाता है। सभी शुभ अवसरों त्योहारों पर, जनरली आपने ये दिवाली के समय भी देखा होगा। अब जो कार्तिक के बाद जो अघन आएगा दोस्तों, ठीक है, अघन आएगा, हर अघन बृहस्पति को, बृहस्पति किसको बोलते हैं, गुरुवार, गुरुवार को अघन बृहस्पति मनाते हैं, उसमें भी ये चौक पूरा जाता है घर में। ठीक है, तो ये गोबर से लिपाई वाला दिख रहा है दरवाजे के सामने, वहां पर चौक पूरा जा रहा है, या किसी आप सिंपल प्लेन सरफेस पे भी इसको देखते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि गोबर पर ही ये पूरा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करें, तो चौक पूर्णा किसको कहते हैं, ये आपका दिख रहा है जो ये, ठीक है, इसको चौक पूर्णा कहते हैं। क्लियर है एकदम, बढ़े आगे। चलिए अगला है गोवर्धन या गोबर चित्रकारी। गोबर चित्रकारी देखो, गोवर्धन पूजा दिवाली का दूसरा दिन में धान की कोठी में समृद्धि की कामना करते हुए गोवर्धन या गोबर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, गोवर्धन
मतलब बनाए जाते हैं ना, मतलब एक तरीके से देखोगे गोवर्धन पूजा तो हर कोई करते होगे, तो गोबर से चित्रकारी होती है उस समय गोवर्धन पूजा के दिन, इसी को बोला जा रहा है गोवर्धन या गोबर चित्रकारी। क्लियर एकदम? ठीक है, दो क्लियर है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आठे कन्हैया। क्लियर है? आठे कन्हैया, हर एक चित्रकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते चलिए आराम से। आठे कन्हैया, कृष्ण जन्माष्टमी, नाम है कन्हैया, आठे कन्हैया कब होगा? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, कब होगा? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ये चित्रकारी कृष्ण जन्माष्टमी पर। ठीक है, मिट्टी के रंगों से दीवारों पर बनाया जाता है, मिट्टी के रंगों से दीवारों पर बनाया जाता है। ये जो आप फोटो देख पा रहे होगे ये, क्लियर है क्या? इसमें कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन होता है। क्लियर है? और साथ ही साथ 8 पुत्रियां या पुतलियां बनाकर व्रत पूजा की जाती है। क्लियर एकदम? ये देख पा रहे हो फोटो आप, ये 8 पुतरी, पुतरी मतलब पुतलियां, मतलब डॉल्स है ना इंग्लिश मीडियम वाले, तो उसको पुतली बोलते हैं, है कि नहीं? तो पुतरियां बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये फोटो बनाकर ये जो देख पा रहे हो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, इसको बोलते हैं आठे कन्हैया चित्रकारी। ये रंग जो होते हैं जनरली किसके बोल रहे हैं? मिट्टी के रंग होते हैं ये। ठीक है, क्लियर? मतलब नेचुरल कलर होंगे बेसिकली, ये समझ लीजिए आप। अब मिट्टी का ऐसा कैसे कलर होगा सर? अब वो जरूरी नहीं मिट्टी का कलर होगा, अन्य प्राकृतिक सोर्सों से भी वो कलर को लेके बनाते हैं, मिट्टी में घोल के जो भी। ठीक है, चलो घर की दीवारों पे बना रहे, तो आठे कन्हैया क्लियर है क्या? ये फोटो पूरा दिख रहा है आपको, देखो लिखा हुआ है जय आठे कन्हैया, है ना? आगे बढ़े। अगला जो आपका चित्रकारी होता है हरतालिका। हरतालिका जो होता है वो तीज के अवसर पर बनाए जाने वाली चित्रकारी है। हरतालिका किसको बोलते हैं? तीज को। हरतालिका किसको बोलते हैं? तीज को। तो तीज के अवसर पर जो चित्रकारी की जाएगी उसको हरतालिका बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली इसका फोटो देखो, जिसका फोटो अवेलेबल है वो आपको बता रहे हैं। क्लियर है? जिसका फोटो अवेलेबल है उसको फोटो के माध्यम से बता रहे हैं। सिंपल हरतालिका मतलब होता है तीज, तीज के अवसर पर बनाए जाने वाली चित्रकारी हरतालिका। ठीक, आगे बात करते हैं विवाह चित्र। विवाह चित्र देखो गांव वगैरह में देखोगे आप जाके, तो गांव में जो शादियां होती है अभी भी छत्तीसगढ़ परिवेश में, गांव में जाके देखोगे तो जो गांव में शादी होती है तो घर की दीवारों पर ना ये ऐसी पेंटिंग कर दी जाती है, शुभ विवाह बोल के नाम लिखा होता है, दूल्हे का दुल्हन का नाम लिखा होता है और ऐसी कुछ चित्रकारी कर दी जाती है, शुभ विवाह, तो पता चलता है कि भाई हाँ इस घर में शादी हो रही है। तो ये विवाह चित्रकारी है। ठीक है, यह बनाने चितेर जाति के लोग आमंत्रित किए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें एक फैक्ट हमको पता चल रहा है कि ये जो चित्रकारी शुभ विवाह वाली जो चित्रकारी आप देख पा रहे हो, इस प्रकार की चित्रकारी इसको कौन करता है? चितेर जाति के लोग करते हैं। ठीक है, चितेर जाति के लोग करते हैं। क्लियर है क्या? यामिनी रजक जी बोल रही हैं कि भृंगराज पत्ते से कलर करते थे। वेरी गुड। ठीक है, एडिशनल फैक्ट बिल्कुल स्वागत है। अगर आप लाइव जुड़ के हमारे साथ आप अपनी जानकारी भी शेयर करते हैं तो हम बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये इतना क्लियर है क्या? बेसिकली हमको एक एक बार देखते चलना है, जो चित्रकारी है उसको हमारा ये दिमाग में बैठता जाएगा, हमारा ये काम बन जाएगा। चलो अगला है सबनाही। इसके बारे में तो बहुत बार सुने भी होंगे, सबनाही। सबनाही सावन की हरेली में जो चित्रकारी होगी वो कहलाएगी सबनाही। ठीक है, तो सावन की हरेली अमावस्या होती है उस दिन, तो सावन की हरेली अमावस्या को बनाया जाता है दीवारों पर इस प्रकार गोबर का। ठीक है, हरेली मतलब आपको त्योहार पता है, जो कृषि यंत्र होते हैं, कृषि अस्त्र शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं बोलना चाहिए, मतलब कृषि यंत्र बोलना चाहिए। औजार 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 बोलना चाह रहा था। तो कृषि औजारों की उस दिन पूजा होती है ना? चीला बनाया जाता है, बेसन का चीला, गुड़ा चीला, ये बनाया जाता है। ये सब हम देख चुके हैं, हरतालिका पूरा पढ़ चुके हैं। माफ करो, हरतालिका नहीं, क्या बोल रहा हूँ, हरेली, ये पढ़ चुके हैं हम। तो यहां पर क्या है कि घर की दीवारों पर ना ऐसे गोबर चित्रकारी की जाती है जिसको सबनाही बोलते हैं। नीम के पत्ते जो है वो द्वार पर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने हरेली त्योहार में पढ़ा है। तो हरेली त्योहार को, सावन की हरेली त्योहार को दीवारों पर जो गोबर से चित्रकारी की जाएगी उसको बोलते हैं सबनाही। ये फोटो आपके सामने है, क्लियर एकदम? ओके, कृषि उपकरण, वेरी गुड। अस्त्र शस्त्र नहीं बोलना चाह रहा था, वही उपकरण ही है बेसिकली। ठीक है, मतलब औजार, हाथ की, उपकरण भी नहीं बोलेंगे, औजार बोलेंगे। हस्तचलित होते हैं ना तो औजार बोलेंगे वो। ठीक है, उपकरण नहीं होगा। चलो, हाथ की 4 उंगलियों से गोबर की मोटी रेखाएं खींची जाती है। देखो ये जो बना दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये उंगली लेते हैं, उंगली से ऐसा खींचते हैं इसको, ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। ठीक, तो ये उंगली से बनाया जा रहा है, इसी कारण हाथ की 4 उंगलियों से गोबर की मोटी रेखाएं खींची जाती है और इस तरीके से मानव स्वरूप आपको ये चित्रकारी दिख रही है। क्लियर? आगे बढ़े। ये किस लिए बनाई जाती है? जादू टोने बाहरी बाधा से बचने के लिए। जैसे हरेली क्या होता है, छत्तीसगढ़ी हॉलोवीन, अभी हॉलोवीन का माहौल चल रहा है ना, आप देखे भी होंगे इधर बहुत सारा। ठीक है,
तो हॉलोवीन का माहौल चल रहा है। हॉलोवीन मतलब एक तरीके से फॉरेन में जो विदेशों में जो मनाए जाते हैं भूत से संबंधित त्योहार, हॉलोवीन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह खैर वो हम नहीं जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का हॉलोवीन क्या है, हरेली, ठीक है। उस दिन बोलते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां होती है जैसे भूत प्रेत टोनही, ये एक्चुअल में मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, लेकिन ये जादू टोना जो भी होता है ये मानते हैं, मतलब गांव में मानते हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूं, ठीक। तो उसका प्रभाव रहता है उस दिन, बोलते हैं अमावस्या भी पड़ती है, तो उस चीज से बचने के लिए गांव की दीवारों पर इस तरीके की पेंटिंग कर दी जाती है, सबना ही बोलते हैं, ठीक। चलो क्लियर है। बंदर भी बनाते हैं, ऐसा मानव भी बनाते हैं, ठीक है, जो भी होगा। अब ये जो भी होगा, मानव होगा बंदर होगा, अल्टीमेटली मानव भी तो बंदर है, जो भी होगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े। अगला होगा घर सिंगार। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लिपि दीवारों पर गेरू, काजल, पीली मिट्टी से मुख्य द्वार और आसपास की दीवार पर ज्यामिति आकृतियों का रूपांकन, रंग संयोजन किया जाता है, उसको बोला जा रहा है घर सिंगार। घर सिंगार मतलब घर का श्रृंगार, घर का श्रृंगार कर रहे पेंटिंग करके, ठीक है। तो जनरली किसी भी समय पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गांव के घरों में गेरू कलर, काजल या पीली मिट्टी से, है ना, मुख्य दीवार या आसपास की दीवारों पर जो चित्रकारी जैसा की जाती है, ज्यामिति आकृतियां बनाई जाती है, उसको बोला जा रहा है ज्योग्राफिकल नहीं, क्या बोलना चाहिए, ज्योमेट्रिकल, सॉरी, ज्योमेट्रिकल शेप जो बनाए जाते हैं उसको बोला जा रहा है घर सिंगार। क्लियर एकदम। बढ़ जाए आगे, चलिए नेक्स्ट। नोह डेरा इंपॉर्टेंट है, सबना ही इंपॉर्टेंट है, नोह डेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो देखो नोह डेरा क्या है। नया घर बनाते समय गीली दीवारों पर गहरे उठे अलंकरण का निर्माण नोह डेरा या उद्रेखण कहलाता है, ठीक है। जैसे पशु पक्षी, बेल बूटे इत्यादि बना दिए जाते हैं, वो उकेरे गए होते हैं दीवारों पे, कच्ची दीवारों पर, कच्ची दीवारों पर। ये जो फोटो देख पा रहे हो, देखो यहां पर पेड़ है, ये थोड़ा निकला हुआ नजर आ रहा है, यहां पर ये किसी पशु की इमेज नजर आ रही है, मतलब चित्रकारी नजर आ रही है, वो भी उकेरा गया है, उस पर पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी देखो सरफेस पे अलग से निकला हुआ पोर्शन रहता है उसको इम्बोज्ड बोलते हैं, कभी सुनोगे इम्बोज्ड, ठीक है। जनरली ये जब हम नेम प्लेट वगैरह बनवाते हैं ना, तो इम्बोज नेम प्लेट बनवाते हैं जो थोड़ा उभरा हुआ रहता है। कहीं पर हम कोई बुक वगैरह लेते हैं या कार्ड वगैरह होता है, उसमें जो लिखी हुई उभार वाली जो लिखावट होती है उसको इम्बोज्ड बोलते हैं। तो ये दीवारों पर जो इम्बोज्ड चित्रकारी होगी, इम्बोज चित्रकारी होगी, उसको बोल रहे हैं नोह डेरा। क्लियर एकदम। ये जो दिख रहा है आपको, तो गीली दीवारों पर शेप देना आसान होता है, तो उससे थोड़ा सा उसको बाहर निकाल के उकेड़ देते हैं, क्या बोल रहे हैं, उद्रेखण बोल रहे हैं, उसको नोह डेरा भी बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर एकदम। पशु पक्षी बेल बूटे कुछ भी बना देते हैं उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। बालपुर चित्रकला, बालपुर चित्रकला, क्षेत्र के नाम पे बालपुर चित्रकला। बालपुर महानदी के किनारे एक गांव है, कहां पर बोलो, बालपुर किधर है भाई, किधर है बालपुर? ये सब इतिहास वगैरह में पढ़ा है ना मैंने, बालपुर किधर ये पता होना चाहिए। महानदी के किनारे गांव, वो तो ठीक है, लेकिन बालपुर पड़ता किस जिले में है? और उड़ीसा से आए चितेर जाति के लोगों के द्वारा ये बालपुर चित्रकला की जाती है। चितेर जाति, देखो ये चितेर जाति फेमस है चित्रकला के लिए, ये भी समझना, ठीक है, कभी भी प्रश्न पूछ देगा। ओके चलो, ये पौराणिक चित्र कथाओं का अंकन करते हैं। बालपुर जो चित्रकला होती है ये पौराणिक कथाओं के चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। क्लियर है क्या? भित्ति राजवार चित्रकला क्या है प्रियंका जी, मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, वो जनजाति कला के अंतर्गत आता है, ठीक है। लगभग वैसे ही होता है जो आप भित्ति राजवार चित्रकारी देखते हैं, उसको भी मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ी देर में वो भी आने वाला है, सब कुछ कवर है इसमें। चलो नेक्स्ट, अब बढ़े आगे। अगला देखो गोधना, इसको भी चित्रकारी के अंतर्गत ले लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो टैटू, छत्तीसगढ़ी टैटू है ना, उसको गोधना बोलते हैं, ये तो हर कोई जानते हो, ठीक है। गांव में रहने वालों की दादी नानियों के हाथों पे देखोगे, ठीक है, कई के यहाँ पर रहता है, तो वो गोधना होता है, नाम लिखा होता है हाथों पे, ठीक है। तो भैया हमारे छत्तीसगढ़ के लोग आज के मॉडर्न लोगों से भी मॉडर्न है, बहुत पहले से, ठीक है ना। हमारे छत्तीसगढ़िया लोग जो है ना, दादी नानी कम नहीं है, वो लोग भी मॉडर्न है। आजकल के मॉडर्न लोग को बता देना, जो भी आजकल के मॉडर्न फैशन ये टैटू बना के रखते हैं ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, और ये बॉयज लोग यहाँ पर, वो तो अभी अभी का है तुम्हारा। हमारी दादी नानियाँ टैटू बनाती आ रही है ये गोधना के माध्यम से, समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो बाह गला ठोड़ी मतलब इसको बोलते हैं ये, ठीक है। पर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है सभी जातियों में, पर गोंड में सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति, मतलब कौन गोधना प्रिय है, कौन सबसे ज्यादा इसका कार्य करती है,
ठीक है, कौन सबसे ज्यादा गोदना गुदवाती है, ये सब हम पहले से देख चुके हैं, राइट, क्लियर है। तो ये आप देख पा रहे हो टैटू, ये गोदना कहलाता है। ओके, क्लियर है क्या सभी को? सभी को क्लियर है? चलो, तो ये हो गए सारे चित्रकारी, 10 चित्रकारी आपने देखे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जनजाति कलाओं के बारे में। जनजाति कलाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। जनजाति कला, चलिए शुरू कर रहे हैं। जनजातीय कला, इसको लोक कला भी कह सकते हो, कुछ जनजातियों में प्रसिद्ध है तो जनजाति बोल दिया ज्यादातर, और छत्तीसगढ़ में होता है ज्यादातर अंचलों में प्रसिद्ध, मतलब ज्यादातर एरिया में प्रसिद्ध होगा तो उसको लोक कला बोल देंगे। कला एक होता है प्रदर्शनकारी, एक होता है रूपंकर, ठीक है, मतलब नृत्य नाट्य इत्यादि से संबंधित प्रदर्शनकारी कहलाएगा। कला भाव को रूप आकार देना, चित्रकारी बनाना, शिल्प इत्यादि वो रूपंकर के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो कला के दो रूप, एक प्रदर्शनकारी एक रूपंकर। देखो कला के दो रूप, ठीक है, एक प्रदर्शनकारी जो नाच गाना नाट्य होता है, ठीक है, लोक नृत्य लोकगीत और लोक नाट्य जो होता है वो आपका प्रदर्शनकारी कला के अंतर्गत आता है। और एक कला जो होता है रूपंकर कला कहलाता है, जिसमें हम कुछ चीज बना रहे होते हैं, ठीक है, बना के अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, जैसे मूर्तियां हो गई, चित्रकारी हो गई, कुछ और चीजें हो गई, उसको रूपंकर कला बोलेंगे, ठीक है। तो कला भाव को रूप देना, आकार देना, चित्रकारी के माध्यम से, शिल्पकारी के माध्यम से, उसको हम रूपंकर कला के अंतर्गत रख रहे हैं, ठीक है क्या। चलो आओ आगे देखो, तो कौन कौन सी छत्तीसगढ़ में जनजाति कलाएं या लोक कलाएं हैं इसके बारे में देख रहे हैं दोस्तों। देखो सबसे पहला है मिट्टी शिल्प, आराम से देखते चलिए, विद फोटो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की मिट्टी शिल्प की। ये मिट्टी शिल्प कहां प्रसिद्ध है सर? क्षेत्र भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो रायगढ़, ये तो पूरा कला का गढ़ है, लोक शिल्प लोक कला का गढ़ है रायगढ़, ठीक है। तो रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव का मिट्टी शिल्प प्रसिद्ध है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बस्तर का टेराकोटा शिल्प विशेष है, जो नगरनार, कुम्हारपारा, कोंडागांव, नारायणपुर और एड़का में बनाया जाता है। तो भैया बस्तर का टेराकोटा शिल्प, टेराकोटा शिल्प, टेराकोटा भी एक तरीके से मिट्टी से बनाए जाने वाले जो कुछ मूर्तियां जैसी होती है, जैसे ये, इसको टेराकोटा शिल्प बोलते हैं, ठीक है। सरगुजा में लखनपुर के पास सोनाबाई ने मिट्टी शिल्प का सुंदर संसार रच रखा है। तो एक कलाकार का नाम भी आपको बताया जा रहा है, यहां पर ध्यान रखो। तो ये मिट्टी के आपके आर्ट्स नजर आ रहे हैं, मिट्टी शिल्प नजर आ रहा है, सब मिट्टी से बनाए गए, ठीक है क्या, क्लियर। तो क्षेत्र रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, ठीक है, बी स्पेसिफिक। बढ़ जाए आगे, आओ। तो मिट्टी शिल्प में ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, इसमें क्षेत्र विशेष ध्यान रख लेना, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है कास्ट शिल्प। नेक्स्ट आपका दोस्तों कास्ट शिल्प। कास्ट मतलब एक तरीके से क्या मतलब, लकड़ी होता है कास्ट मतलब, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं पता है ना? कठवा। किसी ने नाम सुना है कठवा का? कास्ट को छत्तीसगढ़ी में कठवा बोलते हैं, कठवा। नाम सुना है किसी ने? भैया मैंने सुना है, देखो, ठीक। प्रियंका जी वही बस्तर है ना। चलो, मुरिया जनजाति में प्रसिद्ध है ये कास्ट शिल्प। कास्ट शिल्प के लिए जनजाति अगर बोले तो किसमें? कास्ट शिल्प के लिए आपको क्षेत्र बोले तो क्या आपको ध्यान में रखना है? क्षेत्र नहीं, सॉरी, जनजाति, मुरिया जनजाति, और क्षेत्र होगा बस्तर, क्लियर है क्या। चलो, बस्तर में मूर्तियां, देवी झूले, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, कलात्मक मृतक स्तंभ, ठीक है, घोटुल के खंबे व श्रृंगार कास्ट शिल्प के अंतर्गत आते हैं। इसको आपने बस्तर आर्ट के अंतर्गत कई बार देखा भी होगा, बस रियलाइज नहीं किया। लेकिन बस्तर आर्ट में ज्यादातर आप मूर्तियां देखते हैं जो मेटल की होती है, लेकिन कास्ट शिल्प भी आपने बस्तर आर्ट के अंतर्गत देखा होगा। लकड़ियों से संबंधित जो शिल्प बनाए जा रहे हैं, जिसमें मूर्तियां हैं, लकड़ी की मूर्तियां हैं, देवी झूले हैं, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, कलात्मक मृतक स्तंभ, घोटुल के खंबे, श्रृंगार कास्ट शिल्प, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कोरकू के मृतक स्तंभ और सरगुजा की अनगढ़ मूर्तियां, साथ ही नाच आदि में उपयोगी लकड़ी के मुखौटे भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर भी कास्ट शिल्प हो रहा है, कहां पर? सरगुजा में, सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। कोरकू के मृतक स्तंभ भी कास्ट शिल्प का एक उदाहरण बोल सकते हो, ठीक है। कास्ट कला छत्तीसगढ़ के बंजारा समुदाय की कवड़ी शिल्प इस कला का जीवंत उदाहरण है। कवड़ी शिल्प किसके अंतर्गत आता है अगर बोले तो ये एक प्रकार का कास्ट शिल्प ही है, लकड़ी से बनाया जाने वाला शिल्प, मतलब लकड़ी का शिल्प, ठीक है। तो ये कवड़ी शिल्प।
अभी जैसे कि मैंने बोला था 1, 2, 3 तारीख को आपको ये राज्योत्सव रायपुर में चल रहा है, राइट। ये राज्योत्सव में आते हैं ना तो ये सब कुछ दिखता आपको, ये सब कुछ दिखता, ठीक है। तो एक बार मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं अपनी लाइफ में कि तो किए तो हो गए, एक ना एक बार तो हर कोई किया होगा और अच्छे से, लेकिन अभी घूमना है। चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो अब उन चीजों पे इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा जो पहले नहीं जाता था। पहले राज्योत्सव में ध्यान किधर जाता था? झूले की तरफ, खाने पीने की तरफ और स्टेज परफॉर्मेंस की तरफ। अभी जब आप जाओगे राज्योत्सव तो उसका अलग महत्व होगा कि आप ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करोगे जो आपके काम का है। समझे बात, नहीं समझे? चलो, तो छत्तीसगढ़ के बंजारा समुदाय, पहले ध्यान रखो, ये बंजारा समुदाय छत्तीसगढ़ के कवड़ी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो बंजारा समुदाय है कहां के? रायगढ़ और जशपुर क्षेत्र के, ध्यान रखो आप। कवड़ी शिल्प तो क्षेत्र भी बता दिया कवड़ी शिल्प का। हर एक बात को पॉइंट आउट करते जाना, इसमें से निचोड़ के एक नोट्स आपको बनाना है जो आपके रिवीजन के काम आएगा। जगदलपुर के मानव संग्रहालय में, आपको पता है ना रिजाति म्यूजियम बोलते हैं, वही मानव संग्रहालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, क्लियर, में बस्तर की जनजातियों की कास्ट कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। केपी मंडल बस्तर के कास्ट कला से संबंधित है, कास्ट कला से संबंधित है, कलाकार का नाम बता रहे हैं आपको। रायगढ़ का कास्ट शिल्प उच्च कोटि का माना जाता है। तो देखो यहां पर हमने 3 क्षेत्र देखा मेन, मुख्यतः 2 क्षेत्र और बोलो स्पेसिफिकली, रायगढ़ और बस्तर, ठीक है। रायगढ़ और बस्तर, क्लियर है क्या? रायगढ़ और बस्तर, एक जशपुर भी देख लिया था, क्लियर है। दोनों क्षेत्र कास्ट शिल्प के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है भाई, क्लियर। और कुछ आप सरगुजा के क्षेत्र भी देख रहे हैं, सरगुजा के क्षेत्र भी आपके कास्ट शिल्प वहां पर मतलब किए जाते हैं। कास्ट शिल्प क्लियर है, बढ़े आगे। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये कास्ट शिल्प है, जैसा कि आपको बोला गया था कि फोटो भी पूरा दिखाएंगे। कास्ट शिल्प का उदाहरण, कास्ट शिल्प की मूर्तियां, देवी देवता की मूर्तियां, प्लस ये जो आपका घोटुल का स्तंभ दिख रहा है ये वो है, ठीक है, घोटुल का स्तंभ। आप और कहीं नहीं, अगर रायपुर में आके पुरखौती मुक्तांगन जाते हैं तो वहां पर आपको घोटुल भी दिखेगा, वहां पर बहुत सारी चीजें दिखेंगी। नारायणपाल मंदिर का उदाहरण है, वहां पर ढोलकल गणेश की प्रतिमा एक ऐसे ऊंचे टीले पर बनाया गया है। जगह दंतेवाड़ा का वहां पर रथ भी रखा गया है। तो पूरे छत्तीसगढ़ का मतलब एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों का वहां पर प्रारूप रख दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हो। पुरखौती मुक्तांगन आई है रायपुर का, कभी जो रायपुर में हो तो गए ही होंगे, जो रायपुर में नहीं है वो एक ना एक बार आपको रायपुर आना है, वहीं पर आप चले जाइए। फिर जंगल सफारी, ठीक है, वहां पर आपका एक जू भी तैयार हो चुका है। तो मतलब फुल एक डे आप अपना लेके आइए रायपुर में, पुरखौती मुक्तांगन, वहीं पर आप जंगल सफारी सब कुछ घूम के जाइए, ठीक है। तो ये सब आपको पुरखौती मुक्तांगन में देखने को मिलेंगे, ये सब है पुरखौती मुक्तांगन में। तो ये कास्ट शिल्प के अंतर्गत आ रहे हैं। देखो, जनजातियों द्वारा स्थापित कास्ट स्तंभ, सेमल स्तंभ बोलते हैं भतरा जनजाति में, घोटुल स्तंभ बोलते हैं मुरिया जनजाति में, मेघनाथ स्तंभ कोरकू, ये सब देखा रखा है हमने, क्लियर है क्या? और अनाल गट्टिया, हनाल गट्टा, उर्सकल, कोटोकल, ये सब माड़िया जनजातियों के कास्ट शिल्प है या कास्ट स्तंभ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी छांटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण जानकारी, जैसे कि मैंने कहा। बढ़े आगे, दिख रहा है फोटो अच्छे से? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बांस शिल्प के बारे में। फोटो भी सामने आपका, ये दिख रहा है एक तरफ लेफ्ट साइड में टोकरी, बीच में दिख रहा है सूपा, और एक तरीके से ये भी टोकरी जैसा ही है, ठीक है। इसको सूपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूपा, ठीक है ना जी, इसको सूपा बोलते हैं, सूपा। वो टोकरी है, ये भी एक बास्केट टोकरी जैसा ही नजर आ रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? बांस शिल्प के बारे में। अब आइए फैक्ट कवर करते हैं बांस शिल्प से रिलेटेड, ठीक है। दैनिक उपयोग की चीजें जो है, साथ ही साथ सजावट की कुछ वस्तुओं को भी बांस शिल्प के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलो, कहां प्रसिद्ध है? सर बस्तर, रायगढ़, सरगुजा। देखो यार, ये जो शिल्प कला है ना, बस्तर और रायगढ़, ये 2 क्षेत्र आएंगे और थोड़ा सरगुजा, थोड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक सरगुजा भी आएगा। तो ये 3 क्षेत्र जो है आपके, ये शिल्प कला के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, खासकर जैसे कि मैंने बोला बस्तर और रायगढ़ तो बहुत ज्यादा, ठीक। चलो, कंवार जनजाति बांस शिल्प का कार्य करती है, ये भी आपको फैक्ट ऑलरेडी पता है। बांस कला केंद्र एक्चुअल में कहां पर है? एक्चुअली पर्टिकुलर अगर बोले कि बांस कला केंद्र कहां है तो बस्तर ध्यान में आना चाहिए। ये सभी बांस से बनी हुई निर्मित वस्तुएं, ठीक है, क्लियर। चलो, पर्रा इधर दिख रहा है क्या? इधर पर्रा नहीं दिख रहा है यार, ये तो टोकरी है। अच्छा ये पर्रा है क्या? अच्छा ये पर्रा है, ये पर्रा, मुझे ये ऐसा टोकरी जैसा नजर आया, ये पर्रा है, ओके, इसको पर्रा बोलते हैं। ये सूपा है, ये टोकरी है,
ओके, ठीक। हाँ, ये मतलब पर्रा जिसमें बड़ी बनाते हैं ना, रखिया बड़ी। सीजन आ गया रखिया बड़ी बनाने का, रखिया मिल रहा है मार्केट में, है कि नहीं? यही तो मौसम है रखिया बड़ी बनाने का जी। घर घर अब रखिया बड़ी बनेगा, देखना। ठीक। लड़ी बड़ी भी बनता है। अब जानते हो कि नहीं जानते नहीं पता मेरे को, भाई मेरे घर बनता है, वहां खाता हूं बड़े मजे से। चलो नेक्स्ट, अगला है कंगी शिल्प कला। ठीक है, कंगी शिल्प कला। कंगी बनाने का श्रेय बंजारा जाति को दिया जाता है। बंजारा जाति देखे, अब ये जो महिला जो ऊपर अपने बाल में लगाई है, ये देखो, क्लियर है? इसको कंगी शिल्प कला बोल रहे हैं भाई। ठीक। मुरिया जनजाति अनेक रूपों की कंगियां अत्यंत कलाकारी के साथ बनाते हैं। मतलब केवल कंगी ऐसी नहीं कि जिससे हम बाल बनाते हैं अपने, तो इस टाइप की जो कलाकारी आप देख पा रहे हो, शिल्प कला देख रहे हो, उसको कंगी शिल्प कला के अंतर्गत रखा जाता है। एक से एक डिजाइन वाली कंगी। ठीक है भाई, बिल्कुल। चूल माटी के लिए जाते हैं, पर्रा लेके जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तीर धनुष कला। ये तीर धनुष कला का उदाहरण आपको नजर आ रहा है, देखो कहां पर। आदिवासी अपने तीर कमान स्वयं बनाते हैं। ठीक है, बस्तर के मुड़िया आदिवासियों में धनुष पर लोहे की गर्म सलाख या कुल्हाड़ी से कलात्मक अलंकरण बनाने की परंपरा है। ठीक है, तो इसमें जो तीर वगैरह देख रहे होंगे ना, इसमें अलंकरण भी कुछ कुछ आपको देखने को मिलते हैं। अगर अच्छे से देखो, कभी मौका मिले तो देखो, बस्तर आर्ट के जो शॉप्स होते हैं वहां पर भी जाओगे तो ये मिल जाएगा। इन जो बस्तर आर्ट के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, जैसे जगदलपुर वगैरह जाओगे कभी बस्तर घूमने के लिए, रहते हैं बहुत महंगे हैं। मतलब खरीद पाने के बारे में तो नहीं सोच पाते, छोटी छोटी मूर्तियां भी बहुत हजारों की होती है। तो जाके कम से कम विजिट तो करके आओ बस्तर आर्ट वाले शॉप में, ये सब देखना चाहिए तुमको। देखो तीन चार चीजें जो आपको घूमनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि भाई वो पुरखौती मुक्तांगन हो गया, जंगल सफारी आपके मनोरंजन का हो जाएगा। एक रायपुर का महान घासीदास संग्रहालय आपको घूमना चाहिए, वहां पर ये सारे इतिहास के संबंधित साक्ष्य आपको दिखेंगे। ठीक है, बस्तर आर्ट के जो शॉप्स होते हैं वहां आपको घूमने चाहिए। ये सब घूमने की जगह है भैया, केवल यहाँ पर पढ़ाई बुक लेके नहीं होता है। यहाँ पर आप जितनी जगह छत्तीसगढ़ के घूमेंगे ना, वो आपका माइंड ओपन करेगी, और ये जरूरी है, खुद का एक्सपीरियंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं मान लो 3 महीने बचा बस, अब घूमने नहीं जाना है, आपको पहले ये सब कर लेना था, समझे? ठीक है, चलो। हाँ, चूल माटी वाला दिन अभी आएगा, ये देवउठनी कल है, देवउठनी के बाद फिर शादी देखना, गली गली डीजे चलेगा। चलो नेक्स्ट, पत्ता कला की बात करते हैं हम। देखो पत्ता कला से क्या कर रहे हैं भाई, ये बना रहे हैं दोना पतरी और थाली। थाली मतलब वही पत्तल दोने का, तो उसको मतलब पत्तल क्या बोलते हैं उसको, पत्तल ही बोलते हैं ना पत्ते का। हाँ, दोना भी बनाया जाता है, तो इसको पत्ता कला बोल रहे हैं। मूलतः झाड़ू के अलावा छिंद के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई। अब देखो पत्ता कला में सब कुछ आ रहा है। पत्ता कला में आपका दोना, कटोरी, ये पत्तल सब कुछ आएगा। इसके अलावा छींद के पत्तों से खिलौने भी बनते हैं, चटाई बनती है, आसन जहां पर हम बिछा के जिसके ऊपर बैठ के पूजा करते हैं। ठीक है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, झाड़ू, टोकरी, सब आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कहां पर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव, इन क्षेत्रों में पत्ता कला भी प्रसिद्ध है। ठीक, कौन सी जाति, पनारा जाति के लोग छिंद के पत्तों का कलात्मक उपयोग करते हैं। छिंद के पत्तों का देखो, जो बताया है छिंद के पत्तों का उपयोग करके कौन सी जनजाति बनाती है वो तो अलग है, यहां पर आपको जाति बता रहे हैं अलग से। पनारा जाति के लोग छिंद के पत्तों का कलात्मक उपयोग करते हैं। ठीक है क्या? ओके। बस्तर क्षेत्र में साल के पत्तों से दोना पत्तल का निर्माण किया जाता है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पत्ता कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? अब शादियां भी होंगी तो क्या करोगे, पंगत में बैठ के खाओगे ना, पत्तल में ही खाओगे। अभी तो प्लास्टिक और थर्माकोल का बंद हो गया है, समझे कि नहीं समझे? प्लास्टिक और थर्माकोल का बंद हो गया है, तो क्या करेंगे, पंगत में बैठोगे, जैसे शादी वादी में जाओगे अभी, अब कल के बाद से, तो उसमें पत्तल वत्तल में परोसेंगे तुमको, सब पत्तल का रहेगा। और अच्छी बात भी है, मजा भी आता है इसमें, है ना? थोड़ा बहुत तो दाल वाल नीचे गिर जाता है, जैसे लेके बैठोगे दाल तुम्हारे पैंट शर्ट किसी में भी गिर जाएगा, लेकिन भैया इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तुम्हारा शर्ट गंदा होना ज्यादा जरूरी है, मतलब तुम्हारा शर्ट साफ रहना ज्यादा जरूरी है कि इन्वायरमेंट साफ रहना जरूरी है? इन्वायरमेंट साफ रहना चाहिए, शर्ट पैंट गंदा हो चलेगा। तो पत्तल में खाना मजेदार होता है। ठीक है, चलो। अब ये धातु कला बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु कला के लिए भैया रायगढ़ और बस्तर फिर से वही दोनों आने वाले हैं ना। चलो देखो, क्लियर। बस्तर की घड़वा जाति, बस्तर की घड़वा जाति, सरगुजा की मलार, कसेर, भरेवा जाति और रायगढ़ की झारा जाति धातु कला के लिए प्रसिद्ध है भैया। कम से कम ये दो का नाम तो सुने होंगे, एक तो बस्तर की घड़वा और रायगढ़ की झारा। ठीक है, झारा ब्रदर्स का नाम भी सुने होंगे, पता है क्या झारा ब्रदर्स कौन है? हाँ, झारा ब्रदर्स के नाम से फेमस रायगढ़ के मूर्ति कला के कलाकार। चलो ठीक, तो देखो बस्तर की घड़वा जाति। अब देखो ये सरगुजा की मलार, कसेर और भरेवा, ये जाति का नाम नहीं सुना होगा तो इसको भी ध्यान में रख लें।
मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध। और रायगढ़ की झारा तो सुने होंगे, ये घड़वा और झारा जाति तो सुने ही हो गया, ठीक है। सरगुजा में मलार जाति के लोग श्रेष्ठ कारीगर माने जाते हैं। इस संबंध में रायगढ़ के भी श्रेष्ठ कलाकार होते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। मलार जाति का व्यावसायिक देव लोहा झाड़ है, ठीक है। देखो व्यावसायिक देव की बात कर रहे हैं, जैसे हम देखो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो अपना आराध्य किसको मानते हैं, विश्वकर्मा जी को, है ना। ये देखी होगी ज्यादातर वर्कशॉप वगैरह जैसे शॉप वगैरह होता है वहां पर वो विश्वकर्मा की फोटो लगा के रखते हैं। वैसे ही बोला जा रहा है मलार जाति का व्यावसायिक देव जो है वो लोहा झाड़ है, ठीक है। क्लियर। अब वो फैक्ट है वो कर लो फैक्ट के तौर पे, ये मूर्ति आपको दिख रही है लोहे की, ठीक। चलो बढ़े आगे। घड़वा कला, कान से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। अब यहां पर एक चीज समझना, घड़वा जाति झारा जाति, ठीक, धातु कला का ही उदाहरण है, लेकिन यहां पर आपको अलग से स्पेसिफाई करके बताया जा रहा है कि घड़वा कला क्या है। घड़वा कला में कान से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। कान से मतलब मेटल ही होगा, अलॉय होगा, बेसिकली मिश्र धातु जिसको बोलते हैं। कान से एक प्रकार का क्या है, कांसा। कांसा मतलब मिश्र धातु, मतलब अलॉय है, मेटल से ही बना हुआ, धातु से ही बना हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, घड़वा जो है वो कान से अलॉय से संबंधित है, कांसे से संबंधित है, ठीक है। मतलब ये अलॉय है, मिश्र धातु है। तो बस्तर में कोंडागांव कांस्य या मिश्र धातु, जैसे कि मैंने बोला कांसा भी एक मिश्र धातु है, और भी उसमें प्रोपोर्शन अलग हो सकता है अलग अलग धातु का, उससे कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। रायगढ़ के झारा कांस्य शिल्पकारों से भी संबंधित है। तो ये रायगढ़ में जो झारा जाति के लोग हैं, झारा कला जिसको बोलते हैं, वो भी कांस्य मूर्ति से ही संबंधित है। धातु कला के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन अलग करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रॉपर कांस्य मूर्ति बोल रहे हैं यहां पर, ठीक है। बस्तर की घड़वा जाति घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ की झारा झारा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जाति के नाम पर ही घड़वा शिल्प, क्योंकि घड़वा जाति बनाती है और रायगढ़ में झारा बनाती है, तो झारा शिल्प अलग अलग करके बोल दिया। मूर्ति बन रही है धातु की, मिश्र धातु की या कांस्य की, ठीक। चलो, मोम क्षय प्रक्रिया जिसको लॉस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, मोम ले लेते हैं, मोम। अब मोम को जो भी शेप देना आसान होता है, उसको शेप ऐसा दे देते हैं जिस शेप की मूर्ति रिक्वायर्ड होती है। मोम को वो शेप दे दिया, क्योंकि मोम को शेप देना आसान होता है ना। तो जो भी मूर्ति रिक्वायर्ड होती है, जिस शेप की रिक्वायर्ड होती है, मोम को उस रूप को दे देते हैं, और मोम में फिर कोटिंग किया जाता है, लेप लगाया जाता है। वो कोटिंग बाद में सूख जाती है, फिर उस कोटिंग को क्या किया जाता है, देखो कोटिंग मतलब वही मिश्र धातु की रहेगी, मतलब उसको पिघले नहीं, ये ऐसा नहीं है, सॉरी, पहले हम वो बना रहे मोल्ड बना रहे, तो पहले मैं सही था। तो उसके चारों तरफ लेप होता है, मतलब थोड़ा थिक लेप होता है, वो बाद में सूख जाता है। थोड़ा सा गर्म करने से मोम पिघल के बाहर निकल जाता है और रह जाता है वो मोल्ड। अब मोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। मोल्ड बन जाता है मतलब सांचा, एग्जैक्टली याद आ गया, सांचा तैयार हो जाता है, सांचा। मोम को शेप दिया, मोम के चारों तरफ लेप लगा दिया, वो लिक्विड फॉर्म में था शुरू में, बाद में वो सूख गया। सूख जाने के बाद मोम को मतलब हल्के से थोड़ा तरीके से गर्म किया, मोम बाहर निकल गया, ठीक है, पिघले हुए अवस्था में। रह गया केवल क्या, सांचा। अब सांचा में डालेंगे क्या, पिघली हुई धातु। पिघली हुई धातु डालेंगे, उसको थोड़ा सा हम कूल करेंगे। कूल करने के बाद धातु, जो पिघली हुई धातु है, वो बन जाएगी ठोस। फिर इस मोल्ड को तोड़ दिया जाता है और आखिरी में हमारे पास बचता है उसी शेप का क्या, उसी शेप का धातु का मूर्ति या जो भी कला है वो, ठीक है क्या। चलो, तो इसी को बोल रहे हैं मोम क्षय प्रक्रिया, भ्रष्ट मोम पद्धति या लॉस्ट वैक्स मेथड। क्यों लॉस्ट वैक्स, क्यों भ्रष्ट मोम, या क्यों मोम क्षय बोल रहे हैं, क्योंकि मोम की शेप, मोम को शेप देने के बाद उसको मोल्ड बनाने में सहायता ली जाती है और बाद में मोम को हटा दिया जाता है, मोम को हटा दिया जाता है पिघलाकर। इसी को बोल रहे हैं लॉस्ट वैक्स या मोम क्षय या भ्रष्ट मोम पद्धति। क्लियर। चलो, तो ये घड़वा कला की परंपरागत और प्राचीनतम तकनीक है, जिसको इंजीनियरिंग में भी आज भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये प्राचीनतम तकनीक है, बहुत पहले जातियों के द्वारा ये बनाया गया था तरीका। आज भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इस लॉस्ट वैक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बस्तर की, जैसे देखो गाड़ी के जो कार वगैरह के इंजन भी रहते हैं ना, वो इस मेथड से बनाए जाते हैं। कार के इंजन्स, जो पिस्टन सिलेंडर वगैरह रहता है ना कार के अंदर, वो भी बनाए जाते हैं इससे। चलो, बस्तर की प्रमुख शिल्पकार कसेर जाति के लोग अपनी परंपरागत कला के लिए
ख्याति लब्ध है, कसेर जाति, बस्तर की ध्यान रखो। बस्तर के मुख्य घड़वा शिल्पकार है श्री पेदुम, सुखचंद, जयदेव बघेल, नाम सुना होगा आपने, मानिक घड़वा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, जयदेव बघेल और मानिक घड़वा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये। क्लियर है क्या? घड़वा कला क्लियर है एकदम? ठीक है भाई। सर प्री का पेपर फरवरी में होता है? जी हाँ यामिनी जी, पेपर फरवरी में होता है, प्रीलिम्स का सेकेंड वीक, संडे सेकेंड वीक, बट इस बार फर्स्ट वीक में होना था। अब नोटिफिकेशन अभी ऐसा सुनने को आ रहा है कि अभी थोड़ा डिले होगा। तो खैर अपनी पढ़ाई तो अपने को जारी रखनी है जब भी आए, लेकिन हाँ जहाँ पर भी स्टूडेंट मूवमेंट हो, स्टूडेंट की इकट्ठा होने की बात हो ना, मतलब कि भैया वैकेंसी जल्दी निकालिए, आप जरूर रहें, एक्टिव रहें, सोशल मीडिया में सही लेकिन एक्टिव रहें। आपको मांग करनी पड़ेगी कि भैया जल्दी एग्जाम लाइए, अदरवाइज ये पेंडिंग कब तक पेंडिंग रहेगी, फिर स्टूडेंट मांग नहीं करेंगे तो फिर क्या है, किसको पढ़िए फिर, है ना? तो मांग करनी पड़ेगी। चलो बढ़े आगे। तो ये आप देख पा रहे हो, ये सभी घड़वा कला का उदाहरण, ठीक है? मूर्ति कला के अंतर्गत बोल सकते हो, घड़वा कला बोल सकते हो, कांस्य की मूर्तियां ये सारी। चलो आगे बात करें लौह शिल्प के बारे में, ठीक है? बस्तर में मुड़िया माड़िया आदिवासियों द्वारा विभिन्न अनुष्ठानों में लोहे से बने स्तंभ के साथ देवी देवता, नाग, पशु पक्षियों की मूर्तियां अंकित करने की परंपरा है लोहा शिल्प। और ये सबसे पहले फोटो देख लो तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये लोहा शिल्प के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो बस्तर में ज्यादा प्रसिद्ध है। लौह शिल्प का कार्य लोहार जाति के लोग करते हैं। बस्तर के कई लौह शिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है? तो देखो ये जो हमने बात की घड़वा कला, ये भी बस्तर में अल्टीमेटली चल रहा है, रायगढ़ में भी चल रहा है, जिसको झारा कला के नाम से थोड़ा अलग से बोल जाता है क्योंकि जाति वहां पर झारा है। यहां पर लौह शिल्प बस्तर में ध्यान रखो मेन, ठीक है? चलो बढ़े आगे। ढोकरा शिल्प, ढोकरा शिल्प थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो मोम पर कलाकृतियां बनाकर मिट्टी का लेप लगाकर, ये देखो जो मैंने लॉस्ट वैक्स मेथड बताया था वही है, इसको भी लॉस्ट वैक्स मेथड ही बोलेंगे, लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक है? मोम छह पद्धति, वही तो बताया मैंने। मोम की कलाकृतियां बनाकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर भट्टी में पका लेते हैं, तो इससे वो मिट्टी का लेप पक जाता है, फिर पिघली हुई मेटल डाल देते हैं और लौह शिल्प तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले ये नहीं बताया कि मोम को निकालना भी होता है, थोड़ा बहुत उसको हीट देते हैं, मोम पिघल जाता है, मोम निकल जाता है और बन गया वो सांचा। सांचा में डाल दिया जाता है मेटल, मेटल को किया जाता है ठंडा, तो पिघली हुई मेटल जो है वो बन जाती है सॉलिड मेटल, सॉलिड स्टेट में, ठीक है? और तैयार हो जाती है। शिल्प केंद्र कहां पर है? कोंडागांव, जिसको शिल्प केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? प्रमुख शिल्पकार जयदेव बघेल, मानिक घड़वा, सुखचंद, श्री पेदुम, ये वही है जो आपने घड़वा कला में देखा था, इसको ढोकरा कला के नाम से भी बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये सर डिपेंड किस पे कर रहा है सर, ये ढोकरा कला की घड़वा कला? सर मेटल पे, मेटल की कंपोजिशन पे है, मेथड वही, बना रहे हैं धातु का ही मेटल, ठीक है? लेकिन मेटल अलग अलग उपयोग में किए जाने की वजह से, मेटल अलग अलग उपयोग किए जाने की वजह से नाम थोड़ा अलग अलग पड़ चुका है। सारे के सारे आ रहे धातु शिल्प कला के अंतर्गत। क्लियर है या नहीं है? सारे धातु शिल्प कला के अंतर्गत आ रहे हैं, नाम बस अलग अलग है। आपको कलाकार भी, शिल्पकार भी नाम सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है क्या? तो ये भी देखो, ये भी देखो, ठीक? क्लियर एकदम? ठीक है? अब देखो मेटल का कंपोजिशन थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, ज्यादातर आपने देखा कांसा, लेकिन नाम अलग अलग है। मान लेते हैं कांसा का एक जगह तैयार कर रहे हैं, उसको आपको बोल दिया घड़वा कला, रायगढ़ में तैयार किया तो झारा कला, और यहां पर कर दिया कोंडागांव वाले क्षेत्र में तो बोल दिया ढोकरा कला, है ना? तो यहां पर थोड़ा बहुत ये मेटल के कंपोजिशन में अंतर हो सकता है, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में इस शिल्प कला का उपयोग किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, इसकी वजह से भी इसका नाम अलग अलग है। तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी इसका नाम अलग अलग है, ये भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है? धातु कला के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, ये भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है भाई? अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाने की वजह से नाम में अंतर देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर किसको बोलते हैं? पत्थर को। प्रस्तर किसको बोलते हैं भाई? पत्थर को। पत्थर से बने हुए जो भी कलाकारियां होंगी, शिल्प होंगे, उसको प्रस्तर शिल्प बोलेंगे, ठीक है? बस्तर का चित्रकूट क्षेत्र, यहां पर स्पेसिफाई किया बस्तर का चित्रकूट क्षेत्र। देखो ये सारे पत्थर की बनी हुई मूर्तियां नजर आ रही है, प्रस्तर शिल्प के लिए विख्यात है। अंचल में स्थापित प्रस्तर स्थापत्य इसके साक्ष्य है, ठीक है?
तो ये सारी मूर्तियां कहां पर है? बस्तर के चित्रकूट पे प्रसिद्ध है, पत्थर की मूर्तियां। क्लियर? अब ये आपने जो डाउट पूछा था प्रियंका जी ने कुछ देर पहले कि रजवार भित्ति शिल्प क्या होता है, ठीक है, रजवार भित्ति शिल्प क्या होता है? देखो, रजवारों द्वारा या सज्जा हेतु घर की खिड़कियों पर बरामदे के लिए सुंदर जालियां, सर्प इत्यादि सफेद मिट्टी और स्थानीय रंगों से बनाया जाता है। देखो अंतर क्या है, जब हमने नोह डेरा देखा था तो गीली दीवारों पर गड्ढा करके या उसको उकेर के वहां पर चित्रकारी कर रहे थे, उभरी हुई आकृति। यहां पर इस तरीके से जाली वगैरह बनाना, कुछ अन्य शेप देना, ठीक है, अलग से दीवारों पर कोई बाह्य सोर्स लेकर, बाह्य स्रोत लेकर या मिट्टी वगैरह ले लिया और पहले से बनी हुई दीवारों पर जो चीज बनाया वो रजवार भित्ति चित्रकारी कहलाएगी, या रजवार भित्ति शिल्प। चित्रकारी नहीं बोलते उसको, शिल्प बोलते हैं, समझना। इसी कारण रजवार भित्ति को मैंने शिल्प में बताया और जो नोह डेरा था वो चित्रकारी में था। समझे अंतर? पहले से दीवार जब बन रही है, नया घर बन रहा है, दीवार कच्ची है मतलब गीली है, वहां पर उसमें चित्रकारी उकेर दिया, वो नोह डेरा कहलाया। लेकिन पहले से दीवार जो स्थित है उस पर हम कोई मिट्टी वगैरह लेकर, कुछ और लेकर जब चित्रकारी या करेंगे या कोई अलग उसको आकार वगैरह देंगे, वो रजवार भित्ति कहलाएगा। अंतर स्पष्ट है? तो देखो, रजवारों द्वारा सज्जा हेतु घर की खिड़कियों, बरामदों पर सुंदर जालियां, सर्प और भी कुछ शेप है ना, सफेद मिट्टी या स्थानीय रंगों में बनाया जाता है, इसको रजवार भित्ति बोलते हैं। तो ये देख लो, ये उदाहरण है, ठीक है। अंचल, इसके लिए सरगुजा ध्यान में रखना दोस्तों, इसके लिए क्षेत्र जो है रजवार भित्ति के लिए आपको सरगुजा ध्यान में रखना। अभी तक आप बस्तर रायगढ़ खेल रहे थे, ज्यादातर बस्तर देखा आपने, अभी आपको इसके लिए सरगुजा ध्यान में रखना है। तो रजवार भित्ति कहां का प्रसिद्ध है? सरगुजा का, ठीक। शिल्पकार का नाम ध्यान रखो, छितरू राम, ये बस्तर से हैं। कमाल की बात यह है, ये छितरू राम बस्तर से हैं और देवनाथ भी बस्तर से है। ये रजवार भित्ति कहां का प्रसिद्ध? सरगुजा का। लेकिन जो दो कलाकार का नाम देखा वो बस्तर के, सोनाबाई रजवार, सुंदरबाई रजवार भी इनके आप शिल्पकार का नाम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ था रजवार भित्ति से संबंधित 2014 में सरी कोतंगा सरगुजा के अंतर्गत, ठीक है। रजवार भित्ति शिल्प प्रशिक्षण केंद्र, रजवार भित्ति प्रशिक्षण केंद्र 2014 में सरकार द्वारा स्थापित, सरी कोतंगा गांव का नाम, सरगुजा जिला का नाम, ठीक है, यहां स्थापित था। क्लियर है? तो रजवार भित्ति से रिलेटेड आपके फैक्ट क्लियर हो गए। ठीक है ना भाई, क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे, अभी और भी बचा हुआ है सारा, बहुत सारी जानकारी अभी और भी बची हुई है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तो ये लो और रजवार भित्ति का उदाहरण लो, ठीक है, रजवार भित्ति का उदाहरण ले लो। अंतर बस ये है कि पहले से अगर देखो दीवार है उस पे आप अलग से कुछ आपने पीओपी ले लिया, तो पीओपी का भी जमाना है कि पीओपी के माध्यम से फॉल सीलिंग करते हैं, दीवारों में कुछ हम सजावट का वो बनवा लेते हैं, जो भी शेप वगैरह कलाकारी वगैरह रहती है वो, तो अलग से पीओपी लेके, सफेद मिट्टी लेके, ठीक है, और भी लेके अगर बना दिया, इस प्रकार का जाली बना दिया, पशु पक्षी बना दिया, है ना, तो ये आपका रजवार भित्ति कहलाएगा। दीवार जब बन रहा है उसमें अगर हम उकेड़ दे बनते समय दीवार को, तो नोह डेरा कहलाएगा। इतना अंतर। क्लियर? एकदम लग रहा है सेम लगभग। अगर ऐसा दिखा के पूछोगे कि नोह डेरा है कि रजवार भित्ति है, तो बताना मुश्किल होगा कि ये बाद में बनाया गया है कि पहले से बना हुआ था, ठीक है। क्लियर एकदम? तो ये देखो, ये जो महिला बैठी है इसके पीछे जो जाली है, ये पूरी आकृति बनी हुई है। ये देखो सर्प भी नजर आ रहा है, यहाँ पर ये चिड़िया नजर आ रही है, ठीक है, ये जाली बनाया है खिड़की पे, ठीक है, यहाँ पर ये दीवार पे बना हुआ ये आपको हिरण नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब रजवार भित्ति के अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों। क्लियर है? ठीक है। और ये जो है प्रोबेबली, मुझे एकदम श्योर नहीं पता, ये शायद कलाकार हो सकती है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट, तुम्बा शिल्प अगला है, बस्तर का तुम्बा शिल्प। तुम्बा शिल्प, ठीक है। अब ये तुम्बा शिल्प देखो क्या है, तुम्बा, तुमा, तुमा किसको बोलते हैं? तुमा किसको बोलते हैं? पंपकिन। तुमा इंग्लिश मीडियम वाले किसको बोलेंगे? पंपकिन, है ना, मतलब कद्दू। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? कद्दू, पंपकिन, तुमा, कोहड़ा, ये सारे एक ही सब्जी के नाम है। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? कोहड़ा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंपकिन, हिंदी में बोलते हैं तुमा, ठीक है। ये एक सब्जी होती है गोल कलर की, आपने देखा होगा। ये अभी तो ये दिवाली का दूसरे दिन, तो ग्रहण था उसके दूसरे दिन, जो गोवर्धन पूजा के दिन है, ये हम कोचई और तुमा का ही, इसी का, कद्दू का
क्या बनाते हैं, एक मिक्स सब्जी बनाते हैं और खिचड़ी में डाल के गायों को भी खिलाते हैं और अब खुद भी खाते हैं, है ना। तो कद्दू बोलो, कुछ तुमा बोल लो, ठीक है, कोहड़ा बोल लो, सब एक ही है। तो उससे जो शिल्प बनाया जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। अब ये सेम अभी आप हॉलोवीन जैसे चल रहा है, तो उसमें भी जो तुमा रहता है वही कद्दू ही रहता है, उसको खाली करके ना बहुत ही डरावना शेप दिया जाता है कि नहीं। उसको बोलते हैं हॉलोवीन। हॉलोवीन वाले में आपने देखा होगा त्योहार में कि इसी कद्दू का उपयोग करते हुए ऐसे ही लैंप बनाया जाता है, लेकिन वो डरावना रहता है काफी। ये बहुत बार आपने कार्टून में भी देखा होगा, अभी भी देख लेना। लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा अच्छी चीजें बनाई जा रही है इससे, ये देखो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तुम्बा शिल्प। कहाँ का प्रसिद्ध है, बस्तर का। बस्तर का लैंप बनाते हैं ज्यादातर, वाटर बॉटल भी बना देते हैं, मुखौटा बना देते हैं। ये शिल्प कहलाता है तुम्बा शिल्प, ठीक है। अलंकरण अलंकरण के लिए सावधानी पूर्वक लोहे के गर्म सरियों से आकृति उभारी जाती है। अब देखो, ये तुमे को आकृति देनी है तो कुछ तो चाहिए, गर्म लोहे से आकृति दी जाती है, प्रदान की जाती है तुमे को। तुमा मतलब तुमा को, कद्दू को, ठीक है भाई। अरे लौकी नहीं, लौकी नहीं होगा जी ये, लौकी नहीं, कद्दू कद्दू कद्दू, कद्दू भैया कद्दू। कद्दू, ठीक है, पंपकिन। चलो नेक्स्ट, मुखौटा कला। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों द्वारा नृत्य, नाट्य, उत्सव आदि अवसरों पर मुखौटा धारण करने की परंपरा है, आपको पता है, बहुत सारे नृत्य में भी आप देखते हो, ठीक है। अच्छा, गोल सी लौकी होती है उसको तुमा बोलते हैं। लेकिन एक चीज समझो, ठीक है, तुमा शिल्प बोला, लेकिन कद्दू का भी उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। लौकी भी होते हैं, कद्दू भी होते हैं, चलो उसको तुमा ही बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुनो, अब यहां पर तुमा, ये थोड़ा डाउट है ना। तुमा किसको बोलते हैं, तुमा लौकी को बोलते हैं, गोल वाला, चलो मान लेते हैं। लेकिन यहां पर लौकी और कद्दू दोनों का उपयोग किया जाता है। देखो लौकी और कद्दू तो अंतर पता है ना, हिंदी में बोलते हैं, चलो हिंदी में बोलते हैं, तो हो सकता है लौकी, लेकिन कद्दू का प्रयोग तो किया जाता है दोस्तों, ठीक। वो गोल वाला जो लौकी है, लंबा वाला लौकी नहीं, गोल वाला लौकी, जिसको चलो मान लेते हैं तुमा बोलते हो। मैं भी थोड़ा यहां पर कंफ्यूज हूं, लेकिन कद्दू का प्रयोग करते ही है, ठीक है। अब कद्दू, कद्दू लौकी नहीं होता, कद्दू पंपकिन होता है, ठीक है, क्लियर एकदम। तो दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। चलो लौकी भी मान लेते हैं, वो गोल वाला मैंने भी देखा है, और प्लस कद्दू, दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसको तुमाशील बोल रहे हैं, ठीक एकदम। चलो क्लियर है, क्लियर। ये हो सकता है, ये जो दिख रहा है ना, ये हो सकता है लौकी हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये लौकी नजर आ रहा है जो गोल वाला रहता है वैसा, राइट, ठीक। और एकदम जो गोल रहता होगा, एकदम जो गोल रहता होगा वो कद्दू रहता होगा। तो कद्दू और तुमा, चलो ठीक है, गोल लौकी दोनों का उपयोग किया जा रहा है, अभी ठीक है, अभी एकदम क्लियर। चलो हाँ, तो हम बात करें मुखौटा कला की। भतरा जनजाति के भतरा नाट्य में विभिन्न मुखौटों का प्रचलन है। बस्तर के मुरिया जनजाति के मुखौटे अनुष्ठानिक नृत्यों के बिना, नृत्यों के लिए बनाए जाते हैं, के लिए बनाए जाते हैं, बिना नहीं। घेरता उत्सव के नृत्य अवसर पर मुखिया, जिसे नगटा कहा जाता है, मुखौटा पहनता है। एक एडिशनल फैक्ट ध्यान रख लो दोस्तों इसको, ठीक है। सरगुजा के पंडो कंवर उराव फसल कटाई के बाद घिरी उत्सव का आयोजन करते हैं और कटमुहा खिसरा लगाकर नृत्य करते हैं, मतलब एक प्रकार का क्या है, मुखौटा है, ठीक है। तो देखो, दो आपके अवसर उत्सव के नाम आपको नए मिल रहे हैं, एक ये हो गया और एक घिरी उत्सव हो गया। इसको आप जो भी उत्सव वगैरह पढ़े हो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो, लौकी और तुम्बा वाला हमारा डिबेट खत्म हुआ, तो आगे बढ़े। चलो ठीक है भाई, लौकी करेक्ट कर लिया मैंने, बोल दिया, ओके, अभी ठीक है, आगे बढ़े। तो देसी लौकी गोल वाला प्लस कद्दू, ठीक है, दोनों से शिल्पकारी होती है, क्लियर। अब ये थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेना, तुमा और तुम्बा, तुम्बा बोल रहे हैं कद्दू को और एक बोल रहे तुमा जो है वो देसी लौकी को बोलते हैं, अलग अलग करके, ठीक है भाई। चलो बढ़े आगे, चलिए आइए। अब ये मुखौटा शिल्प के अंतर्गत भी फोटो देख लो भाई। आगे बात करते हैं, कोरंडम क्राफ्ट बस्तर में प्रसिद्ध है। कोरंडम एक प्रकार का आप देखते हो क्या है, ठीक है, खनिज है,
ठीक है। चलो, रत्नों उपरत्नों की कटाई छटाई करके नक्काशी करके आभूषणों का रूप दिया जाता है जगदलपुर में, इसको कोरंडम क्राफ्ट कह रहे हैं। ठीक है, कोरंडम क्राफ्ट। बस्तर में कोरंडम स्फटिक गार्नेट प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इसी से क्या करते हैं, आभूषण वगैरह बना देते हैं। तो कोरंडम क्राफ्ट प्रसिद्ध है कहां पर भाई, जगदलपुर बस्तर में। क्लियर एकदम। चलो नेक्स्ट, प्रमुख जनजाति शिल्पकार। अब यहां तक हमने देखा जितने भी शिल्प थे, जनजातीय शिल्प थे, उनका नाम। अब आपको जनजातीय शिल्पकार के नाम बता रहे हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या। तो अब प्रमुख जनजातीय शिल्पकार के बारे में देखें। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो कलाकार हैं किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो उसको भी ओवरऑल कवर करा रहा हूं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो देखो, गोविंद राम झारा, झारा ब्रदर्स बताया था रायगढ़ से, गोविंद राम झारा, रामलाल झारा, दोनों रायगढ़ के प्रॉपर पुसौर ब्लॉक के। ठीक है, तो ये धातु शिल्पकार हैं दोनों के दोनों, झारा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है इनको। गोविंद राम रामलाल झारा, एक साथ याद रखो, दोनों के दोनों रायगढ़। ठीक है क्या, दोनों के दोनों रायगढ़। क्लियर। चलो, अब उनके बारे में दिया है नाम, क्लियर, नाम पहचान जाओगे। किससे संबंधित है सर, किससे संबंधित, धातु शिल्पकार है, धातु शिल्पकला से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये बोल रहा रायगढ़ के पुसौर विकास खंड का एकताल गांव प्रसिद्ध है धातु शिल्पकला के लिए। 15-20 परिवार बेल मेटल की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। देखो यही बोला था, झारा कला, घड़वा कला, ढोकरा कला क्षेत्र के आधार पर नाम अलग अलग होने के साथ साथ जो मेटल यूज करते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा कॉम्पोजिशन में अंतर होता है। तो यहां पर बेल मेटल का उपयोग किया जा रहा है, जो झारा ब्रदर्स यूज कर रहे हैं। झारा जो शिल्पकला आप देख रहे हो है धातु कला ही, इसमें बेल मेटल, और उसमें देखा था कांस्य, घड़वा में क्या देखा था, कांस्य मिश्र धातु, बेल मेटल कांस्य। ठीक है, क्लियर एकदम। थोड़ा थोड़ा कॉम्पोजिशन में अंतर होता है। आगे बात करते हैं, हाथकरघा वस्त्र निगम के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। किनको, रामलाल झारा को। क्लियर है। आगे बात करते हैं, जयदेव बघेल, अभी आपने देखा था धातु कला से ही संबंधित है, घड़वा कला से संबंधित है, बस्तर के शिल्पकार हैं ये। ठीक है, मास्टर क्राफ्ट्समैन नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं जयदेव बघेल। इंपॉर्टेंट है कौन क्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कवर करते चलना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, गेंद राम सागर, ये किससे संबंधित है, शत प्रेरक की उपाधि इनको दी गई शांति कुंज हरिद्वार द्वारा, समन्वय रत्न की उपाधि इनको दी गई कला परिषद बिलासपुर द्वारा, शिल्पकार है, चित्रकार है, साहित्यकार है। क्या बात है। ठीक है, तो ये शिल्पकार है, चित्रकार है, साहित्यकार भी है, गेंदराम सागर। ये इतनी उपाधि इनको मिली है, एक शत प्रेरक और एक समन्वय रत्न। ठीक है, चलो, कौन क्या दिया, शांति कुंज हरिद्वार। ठीक है, गायत्री धाम भी बोलते हैं शांति कुंज को, कला परिषद बिलासपुर के द्वारा समन्वय रत्न की उपाधि, नाम याद रखना नहीं भूलना, गेंदराम सागर। ठीक है, शिल्पकार, चित्रकार, साहित्यकार सभी है। इनके काव्य रचना के बारे में बात करते हैं, धरती मोर परान, तुलसी साली ग्राम्य, महात्म्य, नम्रता सोनभद्र, मिलन, प्रहरी, अन्य में पंचामृत छत्तीसगढ़ी नाटक, मोर जन्म, भूया छत्तीसगढ़ी निबंध संकलन, ये सब इनके काव्य रचना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आर्ट्स एंड कला साहित्य से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कला साहित्य, इन सब से प्रश्न आने के प्रचलन ज्यादा हो चुके हैं एग्जाम में। ये सब कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते हो भाई, कंप्लीट इसको रिवीजन करना आज। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपके ऐप में, है ना। चलो नेक्स्ट, जनजाति एवं शिल्प कला। अब ये तो हमको पहले से ही पता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, चूंकि जनजाति शिल्प कला पढ़ रहे हैं तो एक साथ सभी कवर करवा देते हैं आपको फिर से। ठीक है, छिंद पत्ता शिल्प, शिकारी और पारधी जनजाति है ये। इसके पहले जब ये छिंद पत्ता शिल्प हम देख रहे थे उसमें जाति बताया था मैंने, यहां पर ये जनजाति है। ठीक है, तो जनजाति और शिल्प कला की बात की है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में जब हम डिटेलिंग कर रहे थे तो उसमें जाति का नाम आ रहा था, जाति जनजाति में अंतर पता है ना। ठीक, बांस शिल्प, कंडरा, धनवार, कमार, कमार को तो आप जानते हो, कंडरा धनवार भी बताया मैंने, बिरहोर, सौता, बैगा, मांझी, दोरला, ये सभी बांस शिल्प का कार्य करते हैं। सबसे प्रमुख है इसमें कंडरा, कमार और धनवार। ठीक है, ये शुरू के तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोहलाइन छाल और उरई रस्सी, मोहलाइन का आप रस्सी वगैरह सुने होगे ना, चटाई सुने होगे, है ना, तो बिरहोर और खोंड जनजाति के लोग करते हैं इससे संबंधित। कौड़ी शिल्प जो है बंजारा जाति के लोग करते हैं। तुम्बा शिल्प, अबुझमाड़िया, फिर से देखो तुम्बा आ गया, है ना। अब तुम्बा हो, लौकी हो, कद्दू हो, वो छोड़ो, उस सब्जी से कलाकारी होती है, खत्म।
इतना ध्यान रहेगा। कहां होता है? बस्तर में। अबुझमाड़िया जनजाति, पत्ता शिल्प, भारिया और पनरा। पनरा जाति है, देखो इसमें बंजारा और पनरा ये जातियां है, बाकी सारी जनजातियां। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? हाँ यार, तूमा जो है घर में किसको बोलते थे? मैंने कभी मतलब सुना बार बार है, घर में तूमा बोलते हैं। लौकी है शायद तूमा ना, वहीं फंस गए हम। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी कमेंट कर देंगे तूमा मतलब क्या। तो ज्यादा जिसके वोट्स आएंगे मतलब वही है। तो हम इस बात पर आम सहमति बना लिए कि तूमा मतलब होता है लौकी, गोल वाला। ठीक है, चलो। कोहड़ा, कोहड़ा को बोलते हैं कद्दू। ठीक है, चलो। प्रमुख जनजाति चित्रकार, इंपॉर्टेंट। अब जो जितने सारे चित्रकारी देखे थे तो प्रमुख जनजाति चित्रकार के नाम आप देखिए। ठीक है, बेलगुर मंडावी, इसके बारे में प्रश्न सीजीपीएससी पूछ चुका है बहुत बार। बेलगुर मंडावी कौन है? बेलगुर मंडावी के बारे में सीजीपीएससी प्रश्न पूछा है, रिसेंट में भी पूछा है। तो ये है गढ़ बंगाल नारायणपुर से। जनजाति जीवन के राष्ट्रीय चित्रकार है, जनजाति जीवन के राष्ट्रीय चित्रकार है ये भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो। जनगण सिंह श्याम, बस्तर गौड़ चित्रकारी के पहले कलाकार हैं ये। जनगण सिंह श्याम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आनंद सिंह श्याम बस्तर के ही है, गौड़ चित्रकारी से संबंधित है। तो दोनों भाई हैं कि क्या है ये नहीं पता मुझे, लेकिन दोनों बस्तर के गौड़ चित्रकारी से संबंधित है, तो हो सकते हैं कि परिवार के हो। ठीक है, और साथ में कलावती गौड़। ठीक है, तो जनगण, आनंद सिंह और कलावती ये बस्तर में गौड़ चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा सोन साय ये रायपुर की है, गौड़ चित्रकारी से संबंधित। ठीक, श्रीनिवास विश्वकर्मा बस्तर में चित्र दृश्यकारी करते हैं ये। ठीक, बंशीलाल विश्वकर्मा बस्तर मूर्ति कला, कास्ट कला, बेल मेटल, पाषाण प्रतिमा मतलब पत्थर की प्रतिमा के कलाकार हैं। आकृति नामक संस्था के संस्थापक भी हैं। आकृति नामक संस्था भी स्थापित कर चुके हैं ये बंशीलाल विश्वकर्मा। क्लियर है? ठीक है, देवेंद्र सिंह ठाकुर बीजापुर के हैं, दृश्य चित्रकारी करते हैं। खेमदास वैष्णव दंतेवाड़ा के हैं, बस्तर की पारंपरिक चित्रकारी करते हैं। और सुरेश विश्वकर्मा जो है, ठीक है, जगदलपुर, चित्रशिल्प, कास्ट शिल्प और मूर्तिकार हैं ये। तो ये सारे कलाकार के नाम आपको एकदम अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। जैसे बेलगुर मंडावी के बारे में पूछ लिया गया है, किसी भी कलाकार के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो इस तरीके से सारे कलाकार का नाम, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको अलग से बताऊंगा, लो इसी वीडियो में कवर कर दिया मैंने। मतलब शिल्प कलाकार हैं ये सारे। ठीक है, लोक कलाकार, चित्रकारी कलाकार या शिल्प कलाकार हैं ये सारे। नृत्य कलाकार और गीत कलाकार, इनके नाम मैंने अलग से नहीं बताया, इनको अलग से और बता दूंगा। चूंकि आज का टॉपिक चित्रकारी शिल्पकारी था, तो उसके संबंध में जो कलाकार हैं उनके नाम भी मैंने बताया। कवर हो रहा है, मतलब हुआ, कुछ नहीं होगा इतने आसानी से। आपको रिवीजन एक बार और करना ही पड़ेगा। एक बार और क्या, नोट्स बनाइए, एक बार और करिए, फिर एग्जाम टाइम पे और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे 2-3 लेवल 4 लेवल का रिवीजन जरूरी होता है। तो ये सारे फोटो के साथ आपको दे दिया है। तो आप जिस कोर्स से भी जुड़े हुए हैं उसमें आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक कोई कोर्स रजिस्टर नहीं किए हैं, एक बार फिर से वो इस नए प्रारंभ बैच में जुड़ सकते हैं कंप्लीट स्टडी के लिए। ठीक है, आपको 3 महीने का रिवीजन प्लस अगले सेशन का पूरा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है केवल 2999 में, लेकिन उसमें भी 30% ऑफ, मतलब बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।